हेलो दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि है फ्यूल का दहन तथा फ्यूल उपकरण। कंबंशन ऑफ फ्यूल एंड फ्यूल इक्विपमेंट के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत फ्यूल जैसे ज्वलनशील कंपोनेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर हीट और लाइट जनरेट करते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फ्यूल में एयर के दो मुख्य तत्व हैं। गर्म होने पर इसके कंपोनेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और जल वाष्प बनाते हैं और हीट और लाइट उत्पन्न करते हैं। दहन उत्पाद के रूप में फ्लू गैस प्राप्त होती है। भट्ठी में फ्यूल का पूरा दहन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, कुछ बिंदु लिखे हुए हैं जो कि आवश्यक होते हैं। पहला है भट्ठी में एयर का व्यवस्थित प्रवेश और वितरण। दूसरा, भट्ठी में प्रज्वलन को सुनिश्चित करना। तीसरा, आवश्यक भट्ठी में एयर का प्रवेश। और चौथा पॉइंट है एयर और फ्यूल के लिए पूर्ण कांटेक्ट। पांचवा है अपशिष्ट गैस का उचित निष्कासन और दहन का उपकरण का उचित चयन। तो ये जो पॉइंट आपको बताए गए हैं इनको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर दहन होता क्या, फ्यूल का दहन होता क्या है और उसका उपकरण में क्या क्या उपकरण यूज किए जा सकते हैं। जैसा कि इसके पहले भी हम लोग समझ चुके हैं कि थर्मल पावर प्लांट में एज ए फ्यूल हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कोयले का इस्तेमाल करेंगे और उसको जलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें हमको एयर की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी फ्यूल को अगर हम जलाते हैं या जलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें एयर की आवश्यकता पड़ती है, या ये कह लें कि उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल नहीं सकता है। ठीक है, तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और एयर की ज़रूरत उसके साथ साथ हमको पड़ेगी। तो उसके लिए किसी न किसी एक इक्विपमेंट का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, एयर का वहाँ पे प्रवाह करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि एयर के प्रवाह के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कोई फैन वगैरह लगा सकते हैं। और फ्यूल के दहन के लिए कुछ उपकरण की भी आवश्यकता होगी, जैसे कि हम डायरेक्टली फ्यूल को जब हम जलाएंगे तो जलाने के लिए किसी न किसी उपकरण की तो आवश्यकता होगी। तो हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब आपको मैंने 4-5 पॉइंट भी बताया, तो उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। भट्ठी में एयर का व्यवस्थित प्रवेश और वितरण। जैसा कि मैंने बताया कि भट्ठी में जो हवा है, हवा का व्यवस्थित तौर पे एक प्रवेश होना चाहिए कि किस तरह से हवा या कैसे प्रवेश करेगा और उसका वितरण कहाँ कहाँ पे करना है वो भी सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो कि मैंने बताया कि उसका जो प्रज्वलन है उसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब अब तक का यही है कि फ्यूल का जो आपका दहन होगा उसका एक व्यवस्थित क्रम होगा, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, एयर की आवश्यकता होगी जिसको सुनिश्चित करना पड़ेगा या फिर सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सी व्यवस्थाएं उसके लिए की जाएंगी। अब अगली हेडिंग है दहन प्रोसेस, कंबंशन प्रोसेस। जब कोयले को बाहर से गर्म किया जाता है तो पहले कोयले से नमी का वाष्पीकरण होने लगता है। यानी कि जब कोयले को बाहर ही गर्म कर लिया जाता है तो उसमें जो नमी होती है उसका वाष्पीकरण हो जाता है और उसमें से नमी क्या हो जाती, अलग हो जाती है। और उच्च तापमान पर कोयले के संगठन में उपलब्ध वाष्पशील तत्व उड़ने लगता है। यह क्रिया 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच है।
उच्च मात्रा में स्टीम की मात्रा एक उच्च तापमान स्थापित करती है और कोयले का प्रज्वलन शुरू करती है। कोयले का दहन लगभग 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किया जाता है। यानी कि आप ये समझ गए होंगे कि जब कोयला बर्न होता है या उसका दहन करवाया जाता है तो उसका जो तापमान होता है वो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। यह दहन प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। विषम फ्यूल दहन प्रक्रिया कहलाती है। कोयले में मौजूद कार्बन के दहन को निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आपको एक समीकरण दिख रहा होगा। कोयले के दहन को इसी समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। फ्यूल प्लस O2 CO2 प्लस H2O में तापमान में वृद्धि के साथ दहन में निर्मित CO और CO2 का अनुपात बढ़ता है। कार्बन का दहन लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस प्रकार के दहन में या दहन से प्राप्त CO और CO2 का अनुपात लगभग 2 है। दहन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न दहन उत्पादों को कोयले के कणों की सतह से लगातार अलग किया जाता है और वातावरण में जाता है। इस प्रक्रिया में सह गैस वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 गैस बनाती हैं। इसलिए प्रतिक्रिया सतह पर ऑक्सीजन में कमी और CO2 में वृद्धि हो जाता है। उच्च तापमान पर सह गैस ऑक्सीजन की पूरी मात्रा का उपयोग कर CO2 का उत्पादन करती हैं। अब आपका ये हो गया दहन प्रक्रिया की आपका जो दहन प्रक्रिया है ये कैसे होती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं या फिर इनका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, और उसमें आपको एक वाष्पीकरण की क्रिया भी बताई है जिससे कोयले की नमी को दूर किया जाता है। अब अगला आपका टॉपिक है दहन उपकरण, कंबशन इक्विपमेंट। दहन उपकरण में ये सभी उपकरण शामिल होते हैं जिनके द्वारा भट्टियों में फ्यूल भरना, फायरिंग और एयर ड्राफ्ट कंट्रोल किया जाता है। विभिन्न उपकरणों का उपयोग ठोस, चुंबकित, तरलीकृत और गैसीय फ्यूल को प्रभावी फीडिंग और फायरिंग के लिए किया जाता है। किसी विशेष फ्यूल के लिए दहन उपकरण चुनते समय निम्नलिखित बातों को या फिर निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, भट्टी में उपलब्ध दहन स्थान। दूसरा, भट्टी में जाली का क्षेत्रफल जिस पर ईंधन जलता है। नाउ थर्ड, आवश्यक लौ तापमान, यानी कि जो आप लौ समझ पा रहे होंगे, आप देखते होंगे कि जब दिया वगैरह मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं तो एक फ्लेम निकलता है जिसको हिंदी में ज्वाला बोलते हैं। यहाँ पे गलत लौ लिखा हुआ है, लौ भी बोलते हैं, लेकिन इसकी फ्लेम की जो शुद्ध हिंदी होती है ये ज्वाला होती है। उसके बाद जो ऊपर में आपको कलर सा दिखाई देता है वही आपका क्या होता है, ज्वाला होता है, और वही टेम्परेचर क्रिएट करता है। तो ये भी आवश्यक रहता है। नाउ फोर्थ पॉइंट है प्रभावी मिश्रण एयर और दहन उत्पाद। ऑपरेटिंग सुविधा और निर्भरता, परिचालन व्यय, रख रखाव व्यय इत्यादि। ये आपकी कुछ तथ्य हो गए, कुछ बातें हो गई जो कि दहन उपकरण को या कंबशन इक्विपमेंट को चुनते समय ध्यान में इन पॉइंट को या इन बातों को रखा जाता है। फ्यूल फायरिंग और फायरिंग की विधि। फ्यूल फायरिंग एंड फायरिंग मेथड क्या होना चाहिए इसके बारे में देख लेते हैं या समझ लेते हैं। फ्यूल को भट्टी और उसके दहन में भेजने की प्रक्रिया को फ्यूल फायरिंग कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के फ्यूल को विभिन्न प्रकार की भट्टियों में भेजा और जलाया जाता है जो उनकी उपयोगिता, आवश्यकता, उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और इसी तरह निर्भर करता है।
इसे भेजने और जलाने के विभिन्न विधियों को फायरिंग विधि कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसकी विधि और फ्यूल फायरिंग को समझ गए होंगे कि किसको बोलते हैं। मैंने फायरिंग की कुछ मुख्य विधि निम्न प्रकार है। पहला हैंड फायरिंग, दूसरा स्टॉकर फायरिंग, तीसरा पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग, फोर्थ फ्लूइड फायरिंग और पांचवा है गैस फ्यूल फायरिंग। अब इन दो जितने भी आपके 5 प्रकार के जो फायरिंग मेथड हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है आपका हैंड फायरिंग, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी वर्क होगा ये हाथ से होगा, या फिर हाथ के द्वारा जो औजार यूज किए जाते हैं उनको हाथ से चलाया जाता है, उनका इस्तेमाल इस फायरिंग के अंतर्गत किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार कम इफिशियंसी के साथ भट्टियों में हैंड फायरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि अधिक कुशल है और अधिक हीट उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। हैंड फायरिंग विधि में हाथ के औजार जैसे कुदाल, फावड़ा और रेक का उपयोग किया जाता है। भट्टी में फ्यूल भेजने और जलाने की यह विधि एक सरल और किफ़ायती विधि है। अब ये जो आपकी हैंड फायरिंग विधि है, ये जो टोटली वर्क होता है ये मैनुअली होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, एक कुशल कारीगर होगा या मजदूर किस्म का इंसान होगा जो कि इस कार्य को संपन्न करेगा। ये फायरिंग सिस्टम को क्या करेगा। और ये विधि जो है बहुत बड़े लेवल पे यानी कि बड़े जगह नहीं की जा सकती, जहाँ छोटी फर्नेसेस वगैरह हैं वहाँ पर ये विधि सुचारू रूप से या फिर ये सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। और हीट जो है इस फायरिंग सिस्टम में हीट का जो उत्पादन होगा ये ज़्यादा नहीं होगा, ये कम ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हीट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ इंसान तो काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो टोटली काम है ये हैंड वर्क से होता है। इस वजह से इसमें दिक्कतें आती हैं और जिससे कि टेम्परेचर जो है इसमें ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाता है। अगला आपका जो मेथड है ये है आपका स्टॉकर फायरिंग। इस सिस्टम का उपयोग लगभग सभी हाई कैपेसिटी वाले बॉयलरों में किया जाता है जहां पल्वराइज्ड कोयले का उपयोग नहीं किया जाता है। कॉस्ट और कार्य करने की स्थिति के आधार पर इस प्रकार के स्टॉकर को चुना जाता है। ये स्टॉकर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ओवरफीड स्टॉकर और दूसरा होता है अंडरफीड स्टॉकर। उपरोक्त 2 प्रकार के स्टॉकर के बीच मुख्य अंतर यह है कि अपर फीड स्टॉकर द्वारा फ्यूल फीड के ऊपर से फ्रेश फीड फेड किया जाता है, जबकि अंडरफीड स्टॉकर फ्यूल बेड के नीचे से ताज़ा कोयला फीड किया जाता है। ठीक है, अब जो आपका ओवरफीड है, ओवरफीड का मतलब क्या है, जो आपका फ्यूल होगा यानी कि कोयला होगा वो ऊपर की तरफ से फीड किया जाएगा और जो आपका अंडरफीड स्टॉकर होगा उसमें नीचे की तरफ से फीड किया जाएगा। अब पहला है ओवरफीड स्टॉकर। अब ये आपका स्टॉकर फायरिंग जो है इसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है अधिकतर हाई कैपेसिटी वाले बॉयलरों में या ये कह सकते हैं कि हाई कैपेसिटी वाले पावर प्लांटों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसको देखना या फिर इसको पढ़ना आवश्यक है। अब ये ओवरफीड स्टॉकर जो है ये भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला इंक्लाइंड ग्रेट स्टॉकर, दूसरा डबल इंक्लाइंड ग्रेटर स्टॉकर, तीसरा चेन ग्रेट स्टॉकर या ट्रैवलिंग ग्रेट स्टॉकर,
और चौथा है स्प्रेडर स्टॉकर। अब एक एक करके इसको समझेंगे। पहला आपका है इंक्लाइंड ग्रेट स्टॉकर। इस प्रकार के स्टॉकर में जल फायर गेट से पीछे की ओर जाली है, भट्ठी के सामने एक हॉपर है जिसके माध्यम से कोयला जाली पर गिरता है और धीरे धीरे जलती हुई भट्ठी के पीछे पहुंचता है, जहां यह एस गर्त में बदल जाता है और एस गर्त में गिर जाती है। आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे, सबसे टॉप पे वाटर ट्यूब दिखाया गया जो कि बॉयलर में होता है, और साइड में हॉपर दिखाया गया। हॉपर के माध्यम से आप क्या करेंगे, वहाँ पे कोयले को भट्ठी की तरफ आप डालेंगे। नीचे की तरफ राख का गर्त दिखाया गया है, यानी कि जो राख है वो नीचे की तरफ आपका आ जाता है, और उसी साइड से यानी कि जहाँ पे हॉपर है उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे कि वायु का प्रवेश वहाँ से करवाया जा रहा है, और ये जो फायरिंग सिस्टम है पूरा वर्क कर रहा है। तो ये तो बात होगी इंक्लाइंड ग्रेट स्टॉकर की। अब अगला है डबल इंक्लाइंड ग्रेट स्टॉकर। इस प्रकार के स्टॉकर में दोनों तरफ के केंद्र की ओर बढ़ता है और वी आकार का बनता है। भट्ठी और हॉपर दोनों में कोयले नीचे तरफ भट्ठी में केंद्र की ओर जाता है। केंद्र में एस नीचे की ओर गिरती है। सेम उसी टाइप का जो कि फर्स्ट था उसी टाइप का ये भी है, लेकिन ये इसमें जो सिस्टम है ये दोनों तरफ से वर्क करता है, यानी कि हॉपर जो है वो दोनों तरफ लगा हुआ है, यानी कि जो कोयले की फीडिंग की जा रही है वो दोनों तरफ से की जा रही है, इसीलिए इसको फीड टाइप का भी आगे आकार का भी बना हुआ बोलते हैं। तो हॉपर दोनों तरफ होने की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ से कोयला अंदर भट्ठी में डाला जा रहा है, और उसके बाद कंबंसन चैम्बर में उसका दहन हो रहा है, और नीचे से एयर का प्रवाह किया जा रहा है, यानी कि एयर को नीचे से प्रवाहित किया जा रहा है, और जस्ट उसी के नीचे राख का गर्त है, यानी कि जाली पे बेस्ड है। जाली के ऊपर कोयले को रख कर जलाया जाता है, और उसी जाली के नीचे से वायु को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। और उसी जाली के माध्यम से आपकी राख जो है वो नीचे की तरफ गिरती रहती है, और उसको एस हैंडलिंग सिस्टम के द्वारा वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये आपका हो गया डबल इंक्लाइंड ग्रेट स्टॉकर। अब नेक्स्ट आता है आपका चेन ग्रेट स्टॉकर या ट्रैवलिंग ग्रेट स्टॉकर। यह स्टॉकर एक एंडलेस चैन एंड पर लगाए गए दो स्प्रॉकेट्स पर लगातार कार्य करता है। हॉपर द्वारा चैन के एक सिरे पर कोयला गिरता है। चैन चलती कोयला भट्टी में प्रवेश करती है। सबसे पहले कोयले को भट्टी में गर्म किया जाता है, जिससे पहले कोयले की नमी वाष्पित हो जाती है, और फिर वाष्प के रूप में ईंधन के अस्थिर तत्व बाहर निकलते हैं। फिर कोयले का दहन किया जाता है, और अंत में दूसरे सिरे से एस गर्त में गिरती है। एयर प्रवाह के लिए छिद्र चैन के मध्य में रहते हैं। अब इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। आपका ये जो पूरा सिस्टम है ये बेल्ट ड्राइव पे मूव कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि दो रोलर टाइप का लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ जो कि मूव करता है, और उसी के ऊपर एक बेल्ट भी मूव करता है, जो कि पहला अगला स्प्रोकेट लिखा हुआ है, और ये जो दूसरा वाला है दूसरा स्प्रोकेट लिखा हुआ है।
कोयले का गेट है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एरो करके दिखाया गया है, ब्लैक कलर से उसको हाईलाइट किया गया है, जो कि कोल गेट है, वहाँ से कोयले को इन कराया जाता है और आगे की तरफ उसी बेल्ट पे कोयला क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता जाता है और वो जलता रहता है। फिर उसके बाद उससे जो फ्लू गैसेज निकलती है वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं और कोयला बर्न होने के बाद जब राख में कन्वर्ट हो जाता है तो वो राख जो है वो नीचे की तरफ गिर जाती है, उसी बेल्ट के साथ होकर वो राख नीचे की तरफ चली जाती है और बेल्ट आगे की तरफ मूव करता हुआ अपनी रोटेशनल गति को पा जाता है या फिर उसी पे वो मूव करता है। तो हम ये समझ पाए कि ये जो फायरिंग सिस्टम आपने जाना, ये क्या करता है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक बेल्ट ड्राइव पे मूव करता है, यानी कि बेल्ट ड्राइव पे सपोर्ट रहता है और कोयला उसी बेल्ट ड्राइव पे बर्न होता है और उसके बाद वो राख भी उसी बेल्ट ड्राइव के माध्यम से नीचे गिर जाती है या नीचे प्रवाहित हो जाती है। अगला है स्प्रेडर स्टॉकर। स्प्रेडर स्टॉकर में कोयले को भट्टी के अंदर हॉपर में घुमाकर एक फीडर द्वारा भेजा जाता है। फीडर के नीचे स्प्रेडर भी है, सतह पर छोटे छोटे ब्लेड होते हैं जो पूरे जाल पर कोयले को फैलाते हैं। बॉयलर में स्टीम जनरेशन की दर के अनुसार फीडर की स्पीड पर जाली पर कोयले का दहन किया जाता है। इसमें सेकेंडरी एयर आपूर्ति भी प्रदान की जाती है। कोयला दहन अच्छा होना चाहिए। एश पिट को एश पर गिरने के लिए ग्रेट रॉड को कंपित किया जाता है। हाई कैपेसिटी वाले बॉयलर में एक मूवेबल ग्रेट व्यवस्था के साथ साथ एक स्प्रेडर भी होता है। कोयले को छोटे आकार में तोड़ना आवश्यक है क्योंकि स्प्रेडर स्टॉकर में कोयला भेजने से पहले 32 mm से कम होना चाहिए। स्प्रेडर स्टॉकर्स का उपयोग कोयला क्षतिग्रस्त बॉयलरों में 150 मेगावाट तक की कैपेसिटी के साथ किया जाता है। फिगर में देख पा रहे होंगे हॉपर है, एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा हॉपर। जैसा कि सारे प्रोसेस में यही होता है कि हॉपर किस लिए बनाया जाता है, हॉपर किस लिए होता है, कोयले को वहाँ से डाला जाता है, फिर कोयला वहाँ से फर्नेस के अंदर प्रवेश करता है। बस हॉपर का काम यही होता है। हॉपर एक कटोरी टाइप का होता है, उसके नीचे जस्ट फीडर है और वहाँ से क्या होता है, आपका कोयले को अंदर की तरफ इन करवा दिया जाता है। उसी के नीचे से एयर इनलेट यानी कि वायु को भी उसी के नीचे से प्रवेश कराया जाता है और उसके अंदर फर्नेस आपको दिख रही होगी जो कि ईंधन बेड लिखा हुआ है, यानी कि जो कोयला है वो बिछ जाता है उसके ऊपर। डंपिंग सेट है और वहाँ से उसको बर्न करवा दिया जाता है और बर्न कराने के बाद जो है फ्लू गैसेस से आप बॉयलर को हीटअप कराते हैं। बॉयलर में जो वाटर ट्यूब होती हैं वो हीट होती हैं और वाष्प में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आपका ये जो स्टॉकर फायरिंग था, इसमें पहला ओवरफीड स्टॉकर ये आपका ख़त्म हो गया। अब अगला जो है वो है अंडरफीड स्टॉकर। अब ये जो अंडरफीड स्टॉकर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। दीज आर टू टाइप्स। नाउ फर्स्ट सिंगल रिटार्ड स्टॉकर एंड सेकेंड मल्टी रिटार्ड स्टॉकर। So now I explain first single retard stalker. इस स्टॉकर में कोयला एक रैम या स्क्रू द्वारा हॉपर से भट्ठी के अंदर लगभग क्षैतिज दिशा में पहुंचाया जाता है।
यहाँ से कोयला भट्टी के अंदर ढलवा लोहे के रिटार्ट में पहुँचता है। जब अधिक कोयला नीचे से रिटार्ट में प्रवेश करता है तो पहले वाला कोयला रिटार्ट के ऊपर उठता है और जलता है। नीचे से आने वाला कोयला गर्म हो जाता है। इससे उसके वाष्पशील पदार्थ निकलकर रिटार्ट के ऊपर जलते हैं। फिर ऊपर आने पर कोयले के अन्य तत्वों को जलाया जाता है। कोयले के जलने से बनी ऐश रिटार्ट के साइडों लगी एक जाली द्वारा नीचे की ओर ऐश पीठ में गिरती रहती है। रिटार्ट की दीवारों में छिद्र बने रहते हैं जिससे दहन के लिए आवश्यक वायु की आपूर्ति की जा सके। ये तो आपका सिंगल रिटार्ट स्टॉकर का डिफिनीशन हो गया। अब फिगर के माध्यम से समझाते हैं। हॉपर है और हॉपर में कोयले को डाल दिया जाता है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, जो कि रैम या स्क्रू के माध्यम से वो आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो आगे की तरफ रैम या स्क्रू के माध्यम से बढ़ेगा तो जहाँ पे फर्नेसेस होंगी वो क्या करेंगी, एयर के माध्यम से या फिर उसको हीट बर्न करवाया जाएगा। और बर्न करवाने का रिटार्ट जो है वो क्या करता है, जो पहले कोयला जाती रहती है उनको ऊपर की तरफ भेजता रहता है और वो जल के फिर राख में कन्वर्ट होके नीचे की तरफ आ जाती हैं। जैसा कि आप लोग साइड में देख पा रहे होंगे कि जलने के बाद जो कोयला है वो नीचे की तरफ राख बन के आ गया है। अब ये तो आपका हो गया सिंगल रिटार्ट स्टॉकर। अब समझते हैं कि जो आपका दूसरा टाइप है, यानी कि जो दूसरा प्रकार है अंडरफीड स्टॉकर का, ये है मल्टी रिटार्ट स्टॉकर। इस स्टॉकर में एक से अधिक रिटार्ट होते हैं। एक 9.6 मीटर चौड़ी भट्टी में 18 रिटार्ट तक लगाए जा सकते हैं। वायु की आपूर्ति फोर्स्ड फैंस द्वारा की जाती है। इसकी क्रियाविधि भी सिंगल रिटार्ट स्टॉकर के समान है। हैंड फायरिंग की अपेक्षा स्टॉकर फायरिंग के लाभ, यानी कि जो दोनों के लाभ हैं, पहला आपने पढ़ा हैंड फायरिंग और आपने जो दूसरा पढ़ा ये पढ़ा स्टॉकर फायरिंग, यानी कि दोनों के लाभ क्या क्या है ये जानते हैं कि किसका क्या बेनिफिट है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, हैंड फायरिंग में आप जो बड़ी कैपेसिटी वाले प्लांट हैं वहाँ पे हैंड फायरिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और जो आपकी स्टॉकर फायरिंग है वहाँ पे आप बड़े फायरिंग सिस्टम या फिर बड़े पावर प्लांट में सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है स्टॉकर फायरिंग में सस्ते और छोटे कण वाले फ्यूल का भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, स्टॉकर प्रज्वलन वाले बॉयलरों से अपेक्षाकृत सबसे अधिक वाष्प दर प्राप्त होती है। नाउ थर्ड पॉइंट, स्टॉकर द्वारा प्रज्वलन लगातार और समान रूप से जारी रहता है। और चौथा पॉइंट है, फ्यूल और एयर के अच्छे अनुपात के कारण स्टॉकर प्रज्वलन में हाई एफिशिएंसी होती है। स्टॉकर प्रज्वलन के आवश्यकता अनुसार स्टीम के अधिक या कम निर्माण को भी कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भट्टी के लिए उपयुक्त स्टॉकर के चयन में ईंधन का दहन धुआं रहित होता है। स्टॉकर प्रज्वलन बहुत विश्वसनीय है और मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम आती है। अब इनकी लिमिटेशंस क्या है, इनकी सीमाएं क्या है, या ये भी कह सकते हैं कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। नाउ फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इस स्टॉकर को अधिक पावर की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है, अगर आपका जो ये फायरिंग सिस्टम बड़ा है या फिर बड़े पावर प्लांट में या फिर बड़े तौर पे कार्य में लाया जाता है तो अधिक पावर की भी ज़रूरत होगी। दूसरा है, प्रारंभिक कॉस्ट बहुत अधिक होता है। इसकी संरचना भी थोड़ी सी जटिल होती है और भट्टी में उच्च तापमान स्थापित होने के कारण
इसके स्तर के रख रखाव के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। क्लिंकरिंग और स्लैग के कारण दहन चेंबर में समस्या होती है। स्लैग भी इसके अंदर आ जाता है और इसके अंदर जो चैम्बर बने होते हैं उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जो अगला टॉपिक है ये है पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग। इस विधि में कोयले को पहले तोड़ा जाता है और फिर भट्टी में डाला जाता है और जलाया जाता है। देखिएगा यहाँ से 3 पॉइंट है पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग सिस्टम में। नाउ फर्स्ट, कोयले को आप छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, फिर भट्टी में डालेंगे और फिर उसको जलाएंगे। चूड़ित कोयले को एयर के साथ मिलाया जाता है और बर्नर के माध्यम से भट्टी में भेजा जाता है जहां इसका दहन होता है। कोयला पाउडर और एयर को मिलाकर टर्बुलेंस का उत्पादन किया जाता है जिससे दहन बढ़ता है। दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऐश में से कुछ भट्टी के तल में बने ऐश के गर्त में गिर जाती हैं और कुछ फ्लाई ऐश के रूप में गर्म गैस उसके साथ उड़ जाती हैं। कुछ ऐश भट्टी की दीवारों पर भी जम जाता है। मॉडर्न सेंट्रल स्टेशन बॉयलर भट्टियों में जल सिंचित दीवारें होती हैं। भट्टी की दीवारों का तापमान सीमित रहता है। ये तो बात हो गई आपके पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग की, जिसके अंतर्गत पहले कोयले को तोड़ा जाता है और फिर उसके बाद भट्टी में डाल के जलाया जाता है। तो जो आपका चूड़ित कोयला होगा जब वो जलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ फ्लू गैसेस को साथ भी वो क्या हो जाएगा, ऐश भी थोड़ा उड़ जाएगा और वो दिक्कत पैदा करता है और बाकी जो ऐश है वो नीचे की तरफ आपकी गर्त में गिर जाती है। पल्वराइज्ड कोयले के दहन के लिए निम्नलिखित 2 व्यवस्थाएं की आवश्यकता होती है। पहला देखते हैं, इस कोयले में बड़े आकार के कण होने अवांछनीय है। यह स्लैगिंग का कारण बन सकता है और दहन दक्षता यानी कि इफिशियंसी को कम कर सकता है। दूसरा पॉइंट, कोयले का त्वरित प्रज्वलन सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश कोयले की कणों का आकार 200 माइक्रोन छलनी से निकलने वाला होना चाहिए। अब पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं यानी कि क्या लाभ होते हैं। पहला, निम्न श्रेणी के फ्यूल को भी कुशलता से जलाया जा सकता है इसके अंतर, क्योंकि क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है जिसकी वजह से आसानी से जल जाता है। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई बड़ी लकड़ी है, अगर उसको जलाना रहे तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर लकड़ी थोड़ी सी खराब है यानी कि थोड़ी सी गीली है या फिर उसमें कुछ ऐसी खराबियां जिसकी वजह से उसको जलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर उसको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे फिर उसको जलाएंगे तो वो आसानी से जल जाएगा। उतनी मुश्किलें नहीं होंगी, मुश्किलें आएंगी लेकिन उतनी मुश्किलें उसको जलाने में नहीं आएंगी और टेम्परेचर भी अच्छा क्रिएट करेगा। फ्यूल और एयर का मिश्रण अच्छी तरह से और आसानी से बनता है। एयर की वांछित मात्रा भेजना संभव है। फ्यूल फायरिंग पर कंट्रोल शीघ्र से आसान है। फ्यूल अर्थात कोयले के ढेर या क्लिंकर नहीं बनते और भट्टी की जो रचना होती है ये भी क्या होती है, सरल होती है। इनमें कोयले का पूरा दहन होता है, इसलिए स्टीम जनरेशन रेट बढ़ जाती है और बॉयलर की इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। इस स्टीम को ऑयल या गैस के साथ संयोग करके भी सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। प्रायोगिक रूप से ऐश की डिस्पोजल की भी समस्या नहीं आती है और भट्टी की कैपेसिटी को पीक लोड की स्थिति में आसानी से चलाया जा सकता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी, जाहिर सी बात है, कोई प्रोसेस या भी किसी मशीन या किसी भी चीज़ की अगर कुछ एडवांटेज होंगे तो कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे यानी कि कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी। अच्छाइयाँ तो हम लोगों ने देख लिया, अब उसकी बुराइयाँ देखते हैं कि उसकी क्या क्या खराबियाँ हैं। पहला कि वही बात, प्रारंभिक कॉस्ट अधिक होती है, जो कि अधिकतर प्रोसेसेस यानी कि पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर जो
इक्विपमेंट होते हैं उनकी कॉस्ट अधिक होती है, उस प्रकार इसकी भी कॉस्ट क्या होती है, अधिक होती है। एस की मात्रा फ्लू गैसों के साथ बढ़ जाती है, जिसे पृथक्करण के लिए अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्लू गैसेस के साथ एस भी उड़ने लगती है, एस उसके साथ प्रवाहित होने लगती है, जिसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आप नहीं छोड़ सकते हैं, और उसको पृथक्कीकरण करने के लिए एक और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। भट्टी की दीवारों की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भट्टी की दीवारों में आपके जो स्लैग वगैरह होते हैं वो जम जाते हैं, जिसको हटाने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। बॉयलर ट्यूब और फर्नेस की दीवारों पर स्लैग जमने की संभावना होती है और उसको भी हटाना पड़ेगा। सिस्टम को चलाने के लिए विशेष उपकरण और कुशल ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग सिस्टम के प्रकार। पोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग को जो सिस्टम के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला यूनिट सिस्टम और दूसरा आपका है सेंट्रल सिस्टम। पहले देखते हैं यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम में प्लांट की प्रत्येक भट्टी के लिए प्रचूड़न मिल स्थापित की जाती है। सबसे पहले कोयला बंकर से कोयला फीडर तक आता है, जहां इसे प्री हीटेड एयर या गर्म फ्लू गैसों से सुखाया जाता है। फीडर से कोयला प्रचूर्णन मिल में जाता है, जहां इसे चूर्णित किया जाता है। वायु द्वारा पाउडर को भट्टी के बर्नर में ले जाया जाता है और बर्नर में पोलराइज्ड कोयला और एयर का मिश्रण तैयार किया जाता है। जब मिश्रण भट्टी में पहुंचता है तो इसे सेकेंडरी एयर के संपर्क में दहन करवाया दिया जाता है, और सेकेंडरी एयर का अर्थ भट्टी में फ्यूल का पूर्ण दहन सुनिश्चित करना होता है। अब एक फिगर दिया हुआ है जो कि यूनिट सिस्टम है, दिखाया गया है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले कोयला बंकर में डाला गया, वो भी क्या एक बाउल की तरह ही होता है, और फीडर के माध्यम से आगे प्रचूड़न मिल में जाता है, और फिर एयर और चूर्णित कोयला मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद आपका वो आगे भट्टी में प्रवाहित होंगे और बर्नर के माध्यम से उसको बर्न करवा दिया जाएगा। ये आपका यूनिट सिस्टम का एक फिगर दिखाया गया है। अब यूनिट सिस्टम के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ यूनिट सिस्टम। नाउ फर्स्ट, यह सेंट्रल सिस्टम की तुलना में सरल और सस्ता होता है। दूसरा, इसका लेआउट सरल है और कम जगह घेरता है। तीसरा, इसमें दहन क्रिया को चूड़क के सीधा कंट्रोल किया जा सकता है। चौथा, कोयले को बिना सुखाए मिल में पीसा जा सकता है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जटिल नहीं होता, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अब यूनिट सिस्टम की सीमाएं या लिमिटेशंस, इसको डिसएडवांटेज भी बोला जाता है। पहला, इस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और यूनिट सिस्टम बदलते लोड पर संचालित होता है, इससे अच्छे परिणाम नहीं मिलते। यानी कि जब लोड बदलेगा उस पर संचालित तो हो जाएगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलता है वो बेस्ट नहीं मिलता है, अच्छा नहीं मिलता है। अब है आपका ये सेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम में फ्यूल का प्रचूड़न और स्टोरेज सेंट्रल स्थान पर होता है, जहां से इसे प्लांट की विभिन्न भट्टियों में वितरित किया जाता है। इसकी कार्य प्रणाली यूनिट सिस्टम के समान होती है, यानी कि एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं, सेंट्रल सिस्टम और यूनिट सिस्टम। इसमें कोयले के पाउडर को प्रचूर्ण मिल से सेंट्रल स्टोरेज मिल में भेजा जाता है, जहां इसे संग्रहित किया जाता है और इसे तीव्र एयर प्रवाह द्वारा बिन से विभिन्न बर्नरों में भेजा जाता है। बर्नरों में कोयला पाउडर भेजने के लिए मोटर चालित
फीडरों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आपको इस नीचे फिगर में दिखाया गया है। अब ये फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे। नाउ ये जो फिगर है, ये इसके पहले जो मैंने समझाया यूनिट सिस्टम, ये उसी प्रकार का कुछ दिख रहा होगा, लेकिन एक दो डिफरेंसेस होंगे। जाहिर सी बात है, जब दोनों चीज़ें सिस्टम्स अलग अलग हैं तो कुछ तो अंतर दोनों में है ही। अब वो अंतर क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। पहला कोयला बंकर है, जिसमें कोयले को डाल दिया जाता है। फिर वही फीडर प्रचूर्णन मिल, यानी कि पल्वराइज्ड मिल जिसको बोलते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में विभाजित करेगा और वो आगे की तरफ कोयले को प्रवाहित करेगा। फिर वही है बर्नर फीडर है, और सेकेंडरी एयर है, जो कि बाद में भी एयर को क्या किया जाता है, वो बर्न करवाने के लिए भेजा जाता है। और कोयले को सुखाने हेतु फ्लू गैसेस का भी प्रवाह किया जाता है, जिसकी वजह से कोयले को सुखा दिया जाता है। फिर कोयला भट्टी में प्रवेश करता है और बर्नर के माध्यम से कोयले को जला दिया जाता है और ये सिस्टम वर्क करने लगता है। पल्वराइज्ड कोयला दहन के लिए बर्नर। पल्वराइज्ड कोयले का उपयोग करने वाले भट्टियों में जाली नहीं होती है। इसमें पल्वराइज्ड कोयला और प्राइमरी एयर बर्नर में पहुंचते हैं, जहां से इनको फुहार के रूप में भट्टी में प्रविष्ट कराया जाता है। बर्नर में प्री हीटेड सेकेंडरी एयर, जिसका तापमान लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है, को भेजने के लिए अलग से व्यवस्था होती है। बर्नर से फुहार के रूप में निकलने वाला फ्यूल चैम्बर में ज्वाला बनाते हुए चलता है। पल्वराइज्ड कोयले के दहन के लिए दो प्रकार के बर्नरों का उपयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। पहला स्टीम फ्लो बर्नर और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो बर्नर। एक एक करके इन दोनों को भी समझेंगे। पहला आपका स्टीम फ्लो बर्नर, इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि भट्टी में प्राइमरी एयर और पल्वराइज्ड कोयले का मिश्रण नीचे की ओर भेजता है और एक लंबी ज्वाला बनाता है। प्रीहीटेड सेकेंडरी एयर ज्वाला से समकोण बनाते हुए भट्टी में प्रवेश करती हैं और फ्यूल प्रवाह की कम स्पीड के कारण धारा प्रवाह बर्नरों के निम्न ग्रेड में फ्यूल कोयले को भी जलाया जा सकता है। अब फिगर देखिए, ऊपर की तरफ बर्नर दिखाया गया है और ऑयल वहाँ से डाला जाएगा और नीचे की तरफ गैसेस हैं और एक साइड में ऊपर की तरफ आपकी प्राइमरी एयर है और नीचे से सेकेंडरी एयर को पास ऑन कराया जाता है और आपकी जो कोल होगी वो बर्न होगी और ऐश गर्त यानी कि राख गर्त में राख को इकट्ठा कर दिया जाता है। दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो बर्नर। इसको लंबी ज्वाला या यू ज्वाला बर्नर भी कहते हैं। टर्बुलेंट प्रवाह बर्नर में पल्वराइज्ड कोयला और प्राइमरी एयर का मिश्रण पाइप में भेजा जाता है। यानी कि जो आपको पाइप दिख रहा है, इसमें पल्वराइज्ड कोयला और प्राइमरी एयर को एक साथ भेज दिया जाता है। इसमें लौ भाग के केंद्र पर शंक्वाकार विक्षेपण, जिसको डिफ्लेक्टर कहते हैं, लगा होता है। इस डिफ्लेक्टर को एक पहिए द्वारा समंजित करके भट्टी पर पहुंचने वाले मिश्रण की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इस स्थान पर ही सेकेंडरी एयर को पाइप को घेरने वाले स्क्रॉल कवर में भेजा जाता है, जो टर्बुलेंट अवस्था में भट्टी में प्रवेश करती है। प्रारंभ में कोयला जलाने के लिए इस बर्नर पर या अलग से एक ऑयल फ्यूल बर्नर का प्रबंध होता है। जब फ्यूल कोयला जलने लगता है तो ऑयल बर्नर बंद कर दिया जाता है। ये भी ऑयल पे ही बेस्ड होता है, यानी कि ऑयल के माध्यम से ही बर्नर को जलाया जाता है। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी एयर का यूज किया जाता है। प्राइमरी एयर
और चूड़ित कोयले यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा होता है कोयले का, चूड़ी जो कोयला होता है, प्राइमरी एयर के साथ मिक्स करके आगे नली में, जो लोहे की नली आपको दिख रही है उसमें प्रवाहित किया गया है। और उसके बाद साइड से आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेकेंडरी एयर को प्रवाहित किया गया है। अब है आपका अगली हेडिंग है पोलराइज्ड मिल। अब ये जो पोलराइज्ड मिल होती हैं इनको समझेंगे कि ये पोलराइज्ड मिल क्या होती हैं। ये जो पोलराइज्ड मिल होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला बॉल और रेस मिल और दूसरा आपकी होती हैं बाउल मिल। तो पहला देखते हैं बॉल और रेस मिल। बॉल और रेस मिलों में कोयले के कणों का वांछित आकार प्राप्त करने के लिए कोयले को दो रोटेटिंग कंपोनेंट्स के बीच बार बार फीड किया जाता है। इसमें घूर्णी यानी कि जिसको रोटेटिंग कंपोनेंट की स्पीड कम रखी जाती है और दोनों अवयवों के मध्य दाब समन्वय स्प्रिंगों द्वारा किया जाता है। इस यूनिट को चलाने के लिए लगभग 14 किलोवाट पर आवर विद्युत ऊर्जा प्रति टन कोयला पाउडर की आवश्यकता होती है। सामने आप लोग स्क्रीन पे एक फिगर देख पा रहे होंगे जो कि फिगर है आपका बॉल और रेस मिल का। ये एक गियर के माध्यम से मूव करता है, नीचे की तरफ गियर लगा हुआ है। गियर मूव करता है तो आप ऊपर में स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग के माध्यम से क्या किया जाता है वो सपोर्ट होता है और हॉपर साइड में दिया हुआ हॉपर के माध्यम से कोयला इसके अंदर डाला जाता है। अब ये वर्क कैसे करती हैं और ऊपर से आपके जो पाउडर तैयार होता है इसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है ऊपर के माध्यम, ऊपर से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये गियर जब मूव करता है तो गियर के माध्यम से ये जो बॉल लगी होती हैं, निचला रेस बॉल आपका जो ऊपर में रेस बॉल लगा हुआ है, दो बॉल लगी हुई हैं, ये मूव करता है और इन्हीं से क्या होता है कोयला पिस जाता है। इन्हीं से रगड़ खाकर क्या होता है कोयला पिस जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। एक साइड में ग्राइंडिंग अवयव भी लगा हुआ है। ये जो बॉल लगा है, बॉल के ऊपर कुछ ग्राइंडिंग एलिमेंट भी लगे होते हैं जो कि कोयले के क्या करते हैं छोटे छोटे भागों में पीसने का कार्य करते हैं और छोटे छोटे भागों में कोयला क्या हो जाता है आसानी से पिस जाता है। तो अब देखते हैं कि अगला जो आपका टॉपिक है ये भी पल्वराइज्ड मिल यानी कि एट्रिक्सन मिले का ये दूसरा प्रकार है जो कि बाउल मिल जिसको बोलते हैं। बाउल मिल में बाउल और रोल्स के बीच कोयले का पाउडर बनाया जाता है। इसमें सेंटर में रोलर लगाया जाता है। इसमें मिल के सेंटर की ओर भेजे गए कोयले को बाउल की साइड के विरुद्ध एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा फेंक दिया जाता है, जहां इसका पाउडर बाउल की साइड और ग्राइंडिंग रिंगों के बीच बनता है। इस यूनिट को चलाने के लिए लगभग 5 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रति टन कोल पाउडर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे इस फिगर में साइड में एक मोटर लगा है और गियर भी लगा हुआ है। मोटर के माध्यम से गियर को मूव करवाते हैं और ऊपर से कोल जो है हॉपर के माध्यम से नीचे की तरफ गिरता है। बर्नर नीचे की तरफ है। स्प्रिंग के माध्यम से क्या होता है जो बाउल लगे हुए हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, स्प्रिंग भरित रोलर यानी कि जो स्प्रिंग भारित है लोडेड जो रोलर लगे हुए हैं दोनों साइड लगे हुए हैं, जिसको जो कि घूड़ी बाउल यानी कि जो बाउल है वो रोटेट करता है। आप ये मशीन्स कुछ इस प्रकार से है जैसे कि आप लोग घरों में देखते होंगे, घर यानी कि जब छतें वगैरह लगती हैं तो एक मशीन आती है
मिक्सिंग मशीन जिसको बोलते हैं, वो मटेरियल क्या करता है, आपस में मिक्स करता है। ये उसी प्रकार का होता है कि जो बाउल, उसमें भी एक बाउल ही लगा होता है और इसमें भी एक बाउल, यानी कि बाउल का मतलब एक कटोरे आकार का एक बॉक्स रहता है, वो इसमें लगा होता है और वो घूमता रहता है। और जब वो घूमता है तो उसमें जो रोलर लगी होती हैं, रोलर क्या करती हैं, स्प्रिंग पे सपोर्ट होती हैं, और उसके अंदर, बॉल के अंदर जब कोयला जाएगा तो वो कोयला क्या हो जाएगा, पिस जाएगा, छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, कोयले को पिसना ही है। जब कोयला पिस जाएगा तो कोयले को क्या करेंगे, वहाँ से ऊपर की तरफ प्रवाहित कर लेंगे और जो आपके पल्वराइज्ड मिल का काम है ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि मेनली जो पल्वराइज्ड मिल जितने टाइप्स की होती हैं, सबका बेसिकली काम एक ही है कि कोयले को छोटे छोटे भागों में पिस देना। अब वो कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है, एट्रिक्शन मिल, बॉल या रेल्स मिल, बाउल मिल या हैमर मिल या बॉल मिल, मतलब कोई भी मिल है। इनफैक्ट अगर आप हाथों से भी, अगर आप हैमर के द्वारा भी उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे तो बेसिकली काम जो है एटलीस्ट वही हो रहा है, कोयले को छोटे छोटे भाग में ही तोड़ा जा रहा है, तो वो भी पल्वराइज्ड मिल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है। अब जो पल्वराइज्ड मिल का जो दूसरा प्रकार है, ये है आपका इम्पैक्ट मिल। ये आपका है इम्पैक्ट मिल, और ये भी जो आपके होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है बॉल मिल्स और दूसरा आपका है हैमर मिल्स। तो बॉल मिल जो है आप लोग पहले देख ही चुके हैं, जो इसके पहले मैंने एट्रिक्शन मिल में, बॉल और रेल्स मिल में दिखाया है कि उसी की तरह ये भी कार्य करता है। इसमें एक बड़ा ड्रम होता है जो 100 से 200 आरपीएम तक की स्पीड से घूमता है। इस ड्रम में लोहे की गेंद तथा कोयला मिला दिया जाता है। जब ड्रम घूमता है तो यह दूसरे से टकराकर कोयला पाउडर बनने लगता है और धीरे धीरे पाउडर में बदल जाता है। इसके बाद तेज हवा की स्टीम से उड़ाकर अलग कर दिया जाता है। तो ठीक है, इसके पहले मैंने जो भी प्रोसेस बताया, यानी कि जो इसके पहले वाला प्रोसेस था बाउल मिल, ये उसी से कुछ कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि उसमें भी एक बाउल लगा हुआ था। वो बाउल के अंदर दो आपकी रोलर लगे हुए थे, लेकिन इसमें क्या है, उसमें बॉल होगा, यानी कि गेंद होगी। एक ड्रम होगा, ड्रम के अंदर लोहे की गेंद होंगी, लोहे की गेंद और उसी के अंदर कोयला भी डाल दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों आपस में टकराएंगे तो लोहे की बॉल जब कोयले से टकराएगी तो लोहे की बॉल तो टूटेगा नहीं, टूटेगा क्या, कोयला ही टूटेगा। और जब कोयला बार बार उस पर रगड़ खाता रहेगा और वो टूटता रहेगा तो छोटे छोटे भागों में, यानी कि चूड़ित रूप में वो उपस्थित हो जाएगा या बन जाएगा। ठीक है। और जो ड्रम होता है, ड्रम की स्पीड भी बताई गई है, वो 100 से 200 आरपीएम होता है, यानी कि उनकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से आसानी से जो कोयला है वो चूड़ित अवस्था में आ जाता है। और चूड़ित अवस्था में आने के बाद तेज हवा प्रवाहित करते हैं, जिससे कि वह जो चूड़ित कोयला है वो उड़कर ऊपर की तरफ प्रवाहित हो जाता है और उसको बर्न करवा दिया जाता है एयर के साथ मिक्स करवा के। तो ये तो बात हो गई आपके बॉल मिल्स की। अब दूसरा है हैमर मिल्स। हैमर मिल में स्विंग करते हुए हैमर होते हैं। ग्राइंडिंग के लिए बड़े आकार के कोयले का संघात बल लगता है और छोटे साइज पर एट्रिक्शन। इसमें कोयले को भली भांति सुखाने के लिए गर्म वायु की आपूर्ति भी की जाती है। ये मिलें सस्ती होती हैं और कम जगह घेरती हैं, लेकिन ये कम कैपेसिटी वाले होती हैं और अधिक इलेक्ट्रिक एनर्जी की खपत होती है। इम्पैक्ट मिल का एक फिगर दिखाया गया है। इसमें हॉपर ऊपर लगे हुए हैं, हॉपर में कोयले को भर दिया जाता है और वो नीचे की तरफ आते हैं। नीचे में
मोटर लगा हुआ है। मोटर क्या करता है, गियर को मूव करवाता है और वो बियरिंग पे सपोर्टेड होते हैं। और उसके बाद जो नीचे ड्रम है, ड्रम में क्या होता है आपका घूर्णी ड्रम जो नीचे की तरफ लगा हुआ है, और नीचे से हॉट एयर को प्रवाहित की जाती है। हॉट एयर क्या करता है, जो कोयला होता है कोयले को थोड़ा बहुत सुखा देता है और उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं, जिससे कि वहाँ से क्लासीफायर के माध्यम से होके जहाज के रूप में ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो ये हो गया इम्पैक्ट मिल। इम्पैक्ट मिल में आपकी बॉल मिल्स और हैमर मिल्स दिखाया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, जिसमें कि एक एक करके देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पहले जो पढ़ा, ये फ्यूल का दहन और फ्यूल उपकरण के बारे में जाना, यानी कि फ्यूल का उपकरण क्या होता है और फ्यूल के दहन के लिए क्या क्या उपकरण इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने कंबंसन की प्रक्रिया के बारे में जाना कि कंबंसन का प्रोसेस क्या होता है, जिसको दहन प्रक्रिया हिंदी में बोलते हैं, उसका क्या होता है। और दहन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले उपकरण के बारे में जाना, जिसमें कि अलग अलग कुछ पॉइंट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फ्यूल फायरिंग और फायरिंग की विधि क्या होती है, जिसमें हैंड फायरिंग के बारे में और स्टॉकर फायरिंग और ओवरफिट स्टॉकर, इंक्लाइंड ग्रेट स्टॉकर, इन सब चीज़ों के बारे में या फिर इन सब प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ें, जिसमें कि हॉपर या फिर एयर, इन सब की क्या भूमिका होती है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग देखे हैं। उसके बाद चेन ग्रेट स्टॉकर, स्प्रेडर स्टॉकर और अंडरफिट स्टॉकर। उसके बाद पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग के बारे में हम लोग पढ़ें, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज एंड इंट्रोडक्शन भी उसका पढ़ें। उसके बाद सिस्टम के बारे में पढ़ें, यानी कि पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग के जो सिस्टम होते हैं उनमें यूनिट सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में देखे हैं। तो नाउ आज की क्लासेस में बेसिकली अगर बात करें तो हम लोग जो है फ्यूल की जो फायरिंग होती है उसके बारे में पढ़े हैं और उसका सिस्टम क्या होता है, जिसमें बर्नर के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि उसमें कौन कौन सी बर्नर का इस्तेमाल किया जाता है और किस समय कौन सी प्रोसेस का या फिर बर्निंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हैंड फायरिंग सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल होता है और जो बड़े जो प्लांटेज होते हैं वहाँ पे कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर कौन सा सुविधाजनक होता है। तो आज के क्लास का पूरा निचोड़ यही है कि जो फ्यूल को जलाने का जो प्रोसेस होता है, मेन ये कह सकते हैं कि जो बर्निंग का प्रोसेस होता है, हम लोगों ने उसी को पढ़ा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लासेस को समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको ये जो क्लास है ये समझ में आएगी। इसके पहले की क्लासेस में भी मैंने अब बहुत कुछ बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। आप लोग अगर उस क्लासेस को देखेंगे, जानेंगे तो ये क्लासेज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट का ये जो दूसरा या तीसरा या चौथा क्लास होगा, तकरीबन मुझे सही से याद नहीं पड़ रहा है, तो इसके पहले की क्लासेस अगर आप कर लेंगे जिसमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें कि एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में या फिर इंट्रोडक्शन भी बताया गया है, तो आपको वो जानना ज़रूरी होगा। और वो जानेंगे उसके बाद ही आप बर्नर या फायर सिस्टम के बारे में जानेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अब कल की नेक्स्ट क्लासेस में जो भी आप नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसके आगे जो टॉपिक होगा उसको समझेंगे। उसके आगे का जो आपका टॉपिक है ये होगा लिक्विड फायरिंग सिस्टम, वो भी फायरिंग सिस्टम से ही रिलेट है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज की क्लासेस में बस इतना ही।
हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास आज की समझ में आई होगी, आप लोग खुश होंगे और संतुष्ट होंगे। नाउ धन्यवाद।